गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 चुनाव से पहले लागू करेंगे CAA, अमित शाह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को 370 सीट एवं उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को 400 से अधिक सीट मिलेगी और केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। नागरिकता अधिनियम CAA पर अमित शाह ने कहा कि 2019 में लागू कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम CAA पर अमित शाह ने कहा कि 2019 में लागू कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। रिलायंस ने पान पसंद टॉफी बनाने वाली कंपनी को खरीदा। 27 करोड़ रुपए में हुई डील। राहुल गांव की शुरुआत 1933 में हुई। 1942 से कैंडी बेचती है कंपनी। दोस्तों, अपने स्वाद से 1990 के दशक के बच्चों के दिलों पर राज करने वाली रावल गांव ने अपने कैंडी बिजनेस को रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बेच दिया है। रिलायंस की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनी ने रावल गांव का ट्रेडमार्क रेसिपीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर कर लिया है। हालांकि प्रॉपर्टी, जमीन, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और मशीनरी जैसी चीजें रावल गांव के पास ही रहेगी। यह डील महज 27 करोड़ रुपए में हुई है। कंपनी ने शुक्रवार को फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि खुशबू वाली पान पसंद टॉफी आपने खाई है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बजट सत्र का आखिरी दिन, प्रधानमंत्री बोले 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ, इसी सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी शाम को 4:58 पर बोलने आए और 42 मिनट की अपनी स्पीच में अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का रहा। प्रधानमंत्री ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्यवाही, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा में 97% प्रोडक्टिविटी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय सांसदों के सांसद निधि छोड़ने, सांसदों की 30% सैलरी कटौती, संसद की कैंटीन में समान रेट लागू किए जाने को लेकर सांसदों के सहयोग की भी तारीफ की। उन्होंने कोरोना के दौरान कुछ सांसदों के निधन पर भी दुख जताया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन को एक और झटका। केजरीवाल ने पंजाब की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन को एक बार फिर झटका लगा है। बिहार के CM नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल झटकों के दौर से गुजर रहा है। वहीं दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज मैं फिर से हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव हो गए। पंजाब में 13 सीट है, एक चंडीगढ़ में है, कुल 14 सीटें होगी और इन सभी पर आने वाले 10 से 15 दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाजपा को कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा फंडिंग। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 2023 में मिले 1300 करोड़, कांग्रेस को मिले मात्र 171 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 2022-23 में कुल 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जबकि इन्हीं बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को महज 171 करोड़ रुपए का फंड मिला है। यह जानकारी चुनाव आयोग ने शेयर की है। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है। इसके मुताबिक 2021-22 में बीजेपी की कुल इनकम 1917 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 2361 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट में भाजपा ने यह भी बताया कि 2022-23 में उसने ब्याज से 237 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा चुनाव और सामान्य प्रचार के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए 78.2 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी ने उम्मीदवारों को फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर 76.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बीजेपी ने पिछले साल विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव के दौरान 1092 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चिदंबरम ने की मोदी सरकार की सराहना। 2024 के चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और पूर्व गृह मंत्री P चिदंबरम ने मोदी सरकार की सराहना की।
हालांकि उन्होंने माना कि इस सरकार में अगर कुछ लागू होता है तो उसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस सरकार का कार्यान्वयन अच्छा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इससे नाखुश क्यों हूं। वह एक लिटरेचर कार्यक्रम के लिए कोलकाता में थे जहां उन्होंने यह बातें कही। कांग्रेस सांसद चिदंबरम ने कई मुद्दों पर अपना विरोध भी जताया। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की कवायद पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन लोगों ने मोदी सरकार ने इसके लिए 2023-24 तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि इसमें 2 साल लगेंगे। अब कोई तारीख भी नहीं बता रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओवैसी बोले क्या मोदी सिर्फ एक मजहब की सरकार चलाते हैं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। अमित शाह ने कहा हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। जी हां दोस्तों, संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह 30 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक कहावत है कि हवन में हड्डी नहीं डालते। जब पूरा देश आनंद में हो तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए, इसी में भलाई है। शाह से पहले AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में की घर घर राशन योजना की शुरुआत। बोले किसी नेता में रोकने की हिम्मत नहीं। जी हां दोस्तों, शनिवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ घर घर जाकर राशन बांटा और डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की शुरुआत की। दोस्तों आपको बता दें यह योजना दिल्ली में लागू नहीं हो पाई थी और काफी विवादों में रही थी। घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू न होने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसी पार्टी किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि इस योजना को कोई रोक सके। घर घर राशन योजना लागू करने का मकसद बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 साल से सरकार गरीबों के लिए राशन भेज रही है, लेकिन उन तक यह राशन नहीं पहुंचता। गरीब धक्के खाते हैं, बार बार राशन की दुकान में जाते हैं, लेकिन इनका राशन चोरी हो जाता है। अगर 100 किलो राशन ऊपर से चलता है तो 10 से 15 किलो राशन ही गरीब तक पहुंच पाता है, बाकी सारा राशन बीच में बैठे दलाल, नेता और अफसर खा जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा 12 जनवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर मार्च करेंगे। जी हां दोस्तों, नोएडा प्राधिकरण से अपनी जमीनों का मुआवजा मांग रहे किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखवीर खलीफा ने शनिवार यानी कि 10 फरवरी को कहा कि अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। सुखवीर खलीफा ने कहा कि 8 फरवरी को जब हमने दिल्ली तक मार्च निकाला था तो नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने हमें भरोसा दिलाया था कि 12 फरवरी तक हमारी मांगों को लेकर कमेटी गठित कर दी जाएगी। हमने उनकी बात इस शर्त पर मानी कि कमेटी के गठन में जरा भी देरी हुई तो हम दिल्ली तक मार्च फिर से शुरू करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, गाजा के रफाह में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, दहशत में जी रहे 15 लाख फिलिस्तीनी। जी हां दोस्तों, गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल गाजा के रफाह में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे में यहां वहां शरण लिए हुए लोगों में दहशत का माहौल है। यहां करीब 15 लाख फिलिस्तीनी लोगों ने शरण ले रखी है। ये लोग वे हैं जिनका सब कुछ इजरायली हमले में तबाह हो चुका है और जान बचाने के लिए यहां रह रहे हैं। मिस्र से सटा हुआ यह इलाका अभी तक सुरक्षित है और इजराइल ने यहां बमबारी नहीं की है, लेकिन अब यहां भी सैन्य कार्यवाही की तैयारी है। इजराइल का दावा है कि यहां हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, जबकि वहां रह रहे लोगों का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को मिस्र में धकेलना चाहता है ताकि वो यरूशलेम और वेस्ट बैंक की तरह गाजा पर भी पूरी तरह से कब्जा कर ले। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका। 1 ग्राम सोने की कीमत 6,263 रुपए। 12 से 16 फरवरी तक लगा सकेंगे पैसा। जी हां दोस्तों, सरकार आपको एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGBS में निवेश करने का मौका दे रही है। दरअसल दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 के तहत 12 से 16 फरवरी तक सोने में निवेश का मौका देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने शुक्रवार को कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज चौथी के लास्ट सब्सक्रिप्शन के लिए इशू प्राइस 6,263 रुपए 1 ग्राम तय किया गया है। वहीं इसे जारी करने की तारीख 21 फरवरी 2024 निर्धारित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाज शरीफ और बेटी मरियम की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची इमरान खान की पार्टी, लगे धांधली के आरोप। जी हां दोस्तों, PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की जीत के खिलाफ इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। PTI ने PMLN नेताओं की जीत को शनिवार 10 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए धांधली का आरोप लगाया। PTI ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। चुनाव में हारने वाले PTI समर्थित उम्मीदवारों ने दावा किया कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ECP ने उन्हें नवाज और मरियम फर्जी परिणाम के आधार पर विजेता घोषित किया है।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। हल्द्वानी हिंसा, तीसरे दिन भी कर्फ्यू, स्कूल इंटरनेट बंद, 5000 उपद्रवियों पर मुकदमे, इलाका अर्धसैनिक बलों के हवाले, कांग्रेस ने कहा जज से कराए जांच। जी हां दोस्तों, हल्द्वानी में हिंसा के तीसरे दिन यानी कि शनिवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। यहां स्कूल कॉलेज बंद रहे। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। हल्द्वानी के बाद रामनगर में भी धारा 144 लागू करके इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इसी बीच दोस्तों दंगाग्रस्त इलाके बनभूलपुरा को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया। 2 किलोमीटर के इस दायरे में रहने वाले करीब 70,000 की आबादी पूरी तरह से घरों में कैद हो गई है। पुलिस ने 18 लोगों को नामजद करते हुए 5000 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में राम मंदिर के बाद आस्था का केंद्र बन रहा यूपी, एक नए युग की हो रही है शुरुआत। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बीती 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसके गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। राम मंदिर का निर्माण एक सपने के साकार होने जैसा है और इसी के साथ ही न सिर्फ अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश की भी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर अयोध्या को देखा जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक इमारत का निर्माण नहीं बल्कि एकता, विकास और भक्ति की मिसाल है और मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र भी बनता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पिंकू निकला नफीस, जोगी के भेष में पहुंचा था अमेठी, बेटा बनकर कई लोगों को लगा चुका है चूना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक सप्ताह पहले जोगी के भेष में एक युवक गांव पहुंचा था। उसने एक परिवार को खुद को 20 साल पहले गायब हुआ बेटा बताया था। परिजन उसको देखकर रोने लगे और वो भजन सुनाने लगा। इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। अब परिजनों ने भी उसके ऊपर सवाल किए हैं। मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस को सूचना दी है। इसके बाद उसकी सच्चाई सामने और पता चला कि वो पिंकू नहीं, मुस्लिम युवक नफीस है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। दरअसल दोस्तों जनपद के जायस थाने के खरोली गांव का यह मामला है। यहां रहने वाले रतिपाल का लड़का दिल्ली से करीब 20 साल पहले गायब हो गया था। इसके बाद अचानक 2 फरवरी को उसके घर एक जोगी पहुंचा जो खुद को गायब हुआ लड़का बताने लगा। सभी को करोड़ों रुपए भजन सुनाने लगा। इसके बाद परिजन को उस पर भरोसा हो गया और जोगी वहां से चला गया, लेकिन वह उनको कॉल करके पैसे की डिमांड करने लगा। इसके बाद उनको कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। इसके बाद में पता चला कि वह जो उनका बेटा बनकर पहुंचा था वह उनका बेटा पिंकू नहीं बल्कि नफीस नाम का एक लड़का है जो कि पहले भी कई लोगों को इस तरीके से ठग चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज, आरजेडी ने अपने विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रोका। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। इसमें जेडीयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए। इसी बीच आरजेडी ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोका है। 3 घंटे तक आरजेडी की बैठक चली। इसके बाद विधायकों को तेजस्वी के 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर रोका गया। विधायकों के लगेज को आवास में भेजा जा रहा है। उधर फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री बोली कांग्रेस ने गुड़ का गोबर किया, पूर्वोत्तर को भुला दिया। मनमोहन सिंह 28 साल असम से सांसद रहे, वही कुछ कर लेते। जी हां दोस्तों, संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर चर्चा करते हुए एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को गुड़ का गोबर करना आता है। इन्होंने यूपीए शासनकाल में पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भुला दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद रहे, वही कुछ कर लेते। निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पेज का श्वेत पत्र पेश किया था, जिस पर उन्होंने 9 फरवरी को स्पीच दी। इसमें बताया गया कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। बाद में मोदी सरकार ने कठोर फैसले लिए जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इंग्लैंड से आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कोहली और श्रेयस बाहर, जडेजा राहुल की वापसी, बुमराह भी खेलेंगे। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान हो गया। 17 सदस्यीय टीम से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं, वहीं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी हुई है। उधर दोस्तों जसप्रीत बुमराह सीरीज के बाकी 3 मैच भी खेलेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें 2 टेस्ट से आराम दिया जा सकता है। आखिरी 3 टेस्ट मैच राजकोट, रांची और धर्मशाला में
खेले जाएंगे। वहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग शुक्रवार शाम को हुई थी। इस मीटिंग के पहले ही कोहली ने बीसीसीआई को अपनी अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी के बारे में बता दिया था। कोहली ने आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ 17 जनवरी 2024 को खेला था। वह निजी कारणों से सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले नहीं खेल सके थे। अब उन्होंने अंत के 3 मुकाबलों के लिए भी छुट्टी ले ली है। वहीं दोस्तों बात करें टीम इंडिया की कि टीम इंडिया में किस किस खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो दोस्तों टीम इंडिया जो कि आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए है उनमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, केएस भरत, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और आकाशदीप को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान चुनाव, नवाज बोले हमारे पास जनादेश, सब साथ आए। सबसे ज्यादा 95 सीटें इमरान समर्थक जीते। 19 शहरों में पीटीआई का प्रदर्शन, एक की हुई मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। मतदान गुरुवार सुबह 8:30 बजे हुआ था और शाम 5:30 बजे तक चला। चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, 1 सीट पर चुनाव टाल दिए गए, बाकी सीटें रिजर्व है। सरकार बनाने के लिए 134 सीटें पर बहुमत होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। अब दोस्तों बात करें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो सबसे ज्यादा पीटीआई को मिली है जिनको 95, पीएमएलएन को 64 और पीपीपी को 51। यहां पर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वह पीपी से मिलकर सरकार का गठन कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने उनके ऊपर ही केस ठोक दिया है कि उन्होंने धांधली करके अपने आप को जितवाया है। ऐसे में दोस्तों देखना यह है कि पाकिस्तान में किसकी सरकार बनती है और कौन प्रधानमंत्री बनता है, तो आने वाले समय में हमको पता चल ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अवश्य मिलेगी लेकिन आसानी से नहीं, एस जयशंकर ने कहा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलेगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि कई देश हमें रोकना चाहते हैं। जयशंकर यहां 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। इन्होंने कहा कि जब वह विभिन्न देशों में जाते हैं तो उन्हें यह बदलाव नजर आता है कि अब दुनिया भारत को कितनी अलग नजर से देखती है। यहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल के उत्तर में कहा कि हम वहां पहुंचेंगे, मुझे 100% यकीन है कि हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं यह आसानी से हासिल नहीं होगा क्योंकि दुनिया प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, वैलेंटाइंस डे से पहले क्रांति सेना का लठ पूजन, लव जिहाद को लेकर कही यह बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शनिवार को क्रांति सेना ने अपने कार्यालय पर लठों को तेल पिलाकर लठ पूजन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रांति सेना का कहना है कि कुछ लोग वैलेंटाइन डे की आड़ में लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी करते हैं, साथ ही लव जिहाद को फैलाते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए लठ पूजन किया जा रहा है। क्रांति सेना के प्रदेश महासचिव मनोज सोनी ने बताया कि शनिवार को क्रांति सेना के द्वारा लठ पूजन का आयोजन किया गया है। जो लोग वैलेंटाइन डे की आड़ में लड़कियों से बदतमीजी और छेड़खानी करते हैं और लव जिहाद फैलाते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए लठ पूजन का आयोजन किया गया है। वैसे दोस्तों वैलेंटाइंस डे के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के पिताजी का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।